हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। फिर से हमारे क्लास में तुम्हारा स्वागत। और इस क्लास से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे टॉपिक पर आ रहे हैं, आइसोमेराइज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में आइसोमेराइज्म क्या होता है और इसको कैसे कैसे डील करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल, C4H10, इससे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग अपने मन में समझ लें कि C4H10 जो एक एल्केन टाइप के कंपाउंड का फॉर्मूला है। एल्केन मतलब जितने भी कार्बन आइटम्स है सबको तुम आपस में सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ पाओगे, राइट। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकोगे। और कार्बन आइटम्स को तुम आपस में जोड़ करके ऐसे रिंग बनाना चाहो तो ये भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये साइक्लोएल्केन हो जाएगा। साइक्लोएल्केन और एल्केन जो है दोनों अलग अलग सिचुएशन होते हैं। अगर कोई एल्केन है और कोई साइक्लोएल्केन है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, जैसे यहाँ पर 4 कार्बन आइटम्स, यहाँ पर 4 कार्बन आइटम्स, तुम देखोगे यहाँ पर C4H10 है तो यहाँ पर C4H8 होगा, 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तुम हाइड्रोजन लगा करके काउंट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो है एक एल्केन टाइप का फॉर्मूला है, C4H10। ये CnH2n+2 को फॉलो करता है। ठीक, कोई हाइड्रोकार्बन अगर इस तरह का फॉर्मूला फॉलो करे तो हम लोग कहते हैं ये एल्केन टाइप का फॉर्मूला है। 4 कार्बन, 4 का 2 गुना कितना होता है, 2n, 2 गुना 8, 8 में 2 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा C4H10। तो C4H10 जो है एल्केन टाइप का फॉर्मूला है। इससे जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं ट्राई करेंगे, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ट्राई करने हैं, रिंग वगैरह भी नहीं बना पाएंगे हम। ओके, तो C4H10 को बनाना है तो हम कहेंगे कार्बन चेन। एक तो तुम ऐसे बना सकते हो, दूसरा तुम कार्बन चेन ऐसे भी बनाने के बारे में सोच सकते हो। 2 तरह से कार्बन चेन बना सकते हो। हाइड्रोजन्स को रखते चले जाओ, तुम देखोगे 10 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अपने आप बराबर फिट हो जाएंगे। दस हाइड्रोजन एटम्स बराबर फिट हो जाएंगे। यहाँ पर भी तुम अगर हाइड्रोजन्स जोड़ते चले जाओ तो यही देखने को मिलेगा कि 10 हाइड्रोजन एटम्स की मदद से सभी कार्बन एटम्स के चारों बॉन्ड्स को हम सेटिस्फाई कर डालेंगे। तो ये भी C4H10, ये भी C4H10। अंतर क्या है दोनों में? फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। दोनों 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं। IUPAC नाम में चले जाए तो इसे ब्यूटेन कहोगे और इसे मिथाइल प्रोपेन कहोगे। ये 3 कार्बन की चेन तो प्रोपेन, और इसको मिथाइल ग्रुप कहोगे तो मिथाइल प्रोपेन। या फिर इसे हम आइसोब्यूटेन भी कह देते हैं कॉमन सिस्टम में। IUPAC सिस्टम में मिथाइल प्रोपेन, कॉमन सिस्टम में आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है लेकिन 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, और इसी को बोलते हैं आइसोमर्स होना, कि 2 कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ अंतर देखने को मिले। या 2 कंपाउंड्स है तो कुछ न कुछ अंतर तो होगा डेफिनेटली, राइट। तो अगर 2 अलग अलग कंपाउंड्स है, मेरे को पक्का पता है कि ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, दोनों 2 अलग अलग कंपाउंड्स है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम देखने को मिल जाए तो हम कहते हैं दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। तो यहाँ ब्यूटेन और मिथाइल प्रोपेन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, और इसीलिए इसको आइसोब्यूटेन लिख दिया गया। ये ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन का एक आइसोमर, आइसो मतलब उसका आइसोमर है। तो कॉमन सिस्टम में इसे आइसोब्यूटेन भी कह देते हैं, अदरवाइज IUPAC नाम की बात करो तो मिथाइल प्रोपेन कह दो। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, और ये सारे कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहे जाएंगे। हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज अपने पास इस बार C5H12 है। कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे। पहले क्लास में बेहद सिंपल से सिंपल एग्जांपल्स। C5H12, 5 कार्बन एटम्स है, 12 हाइड्रोजन एटम्स है। ये फॉर्मूला फिर से CnH2n+2 के अकॉर्डिंग है।
मतलब इसको बनाते समय सब सिंगल ही सिंगल बॉन्ड्स रखने हैं, ओपन चेन बनाना है, एल्केन टाइप का फॉर्मूला है। तो 5 कार्बन एटम्स को हम ऐसे जोड़ दें, 5 कार्बन एटम्स को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 कार्बन एटम सीधा सीधा, 1 कार्बन ब्रांचिंग में ले लिया, या फिर 5 कार्बन एटम्स को आपस में ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। जब सीधा सीधा जोड़ते हो तो तुम कह देते हो नॉर्मल पेंटेन, जब इस तरह से जोड़ते हो तो इसे आइसोपेंटेन कह देते हो, और इस तरह से जोड़ देते हो तो कहते हो नियोपेंटेन। बहुत बार तुम लोग परेशान रहते हो कि आइसो नियो इन सब का मतलब क्या है, तो कोई खास मतलब नहीं है, बस नाम मेरे को लिखना था। आइसो आइसो मतलब उसी का आइसोमर है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे ना, जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका भी है, लेकिन दोनों दो अलग अलग कंपाउंड से इसे नॉर्मल कहा, इसे आइसो कह दिया। आइसो मतलब इसी का आइसोमर। नियो, नियो बोले तो नया, कुछ नया टाइप का, नया तो है ना, इन दोनों से तो नया ही है, तो नियो पेंटेन। तो आइसो नियो ये सब अगर आते हैं तो इनके लिए परेशान नहीं होना, 2 ही 4 बार आएंगे, जो आएंगे जैसे जैसे जब जब सामने आएगा उसको ध्यान में रखोगे और अगली बार इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं कि सबके लिए तुमको ये चीज करना है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और एक बार सीख जाओगे तो फिर अगली बार उसी को इस्तेमाल करो। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स के साथ तुमको अपने से नहीं सोचना है कि किसमें आइसो होगा किसमें नियो होगा, सोचना नहीं है, जिसमें है बस जानना है कि इसको आइसो इसको नियो। अपने से कोई दिमाग लगा करके आइसो और नियो खोजना नहीं है, जो है उसको जान लेना है। किसी को आइसो कहते हैं, किसी को नियो कहते हैं, और मतलब इसका कुछ भी नहीं है। आइसो का मतलब बस इतना है कि ये इसका आइसोमर है, और नियो का मतलब होता है नया, तो इन दोनों की तुलना में ये नया था इसीलिए नियो। तो C5H12 को हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं, कार्बन चेन ऐसा रख के ऐसा रख के ऐसा रख के, और तीनों एक दूसरे के फिर से आइसोमर्स है। तो यही होता है आइसोमराइज्म। ये 2 कंपाउंड्स होंगे लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, 3 कंपाउंड्स होंगे, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, 50 कंपाउंड्स होंगे, 50 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम बोलेंगे कि ये सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और उनके बीच का रिलेशनशिप या फिर कह दो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं यही है आइसोमराइज्म। तो अब ये आइसोमर्स और आइसोमराइज्म कई तरह के हो सकते हैं ना, जैसे चेन आइसोमराइज्म, चेन आइसोमराइज्म में जैसे हमने अभी भी देखा नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब कार्बन चेन सीधा साधा, आइसोब्यूटेन मतलब कार्बन चेन जो है थोड़ा सा अपना ब्रांचिंग लिया हुआ है, और आइसो का मतलब कुछ नहीं होता, ये इसका आइसोमर इसलिए आइसोब्यूटेन। अभी 5 कार्बन की चेन में हमने देखा 5 कार्बन सीधा सीधा रहे, नॉर्मल पेंटेन नाम दिया जाएगा। 5 कार्बन की चेन की ब्रांचिंग हो जाए, आइसोपेंटेन कह दिया। ब्रांचिंग थोड़ी सी और हो जाए, इस तरह का सिचुएशन, नियोपेंटेन हमने कह दिया। तो इन सब में कार्बन चेन का अंतर है, इसीलिए चेन आइसोमराइज्म, और ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। दूसरा एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक ऐसा कार्बन चेन है और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप कुछ लगा दो, कह दो ब्रोमीन लगा हुआ है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो 2 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। ब्रोमीन को थोड़ा इधर खिसका दो, इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ब्रोमो ऑक्टेन, 4 ब्रोमो ऑक्टेन, राइट। अंतर क्या है? पोजीशन का अंतर है, तो हम लोग कहते हैं ये पोजीशन आइसोमराइज्म चल रहा है, पोजीशन आइसोमराइज्म, या फिर इसको रीजियो आइसोमराइज्म भी नाम दे देते हैं। पोजीशन में अंतर है। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ऑक्ट 1 इन, और अगर सिचुएशन ऐसा रहे कि डबल बॉन्ड यहाँ हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है,
दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ऑफ्ट टू इन, फिर से पोजीशन का अंतर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन या रेजियो आइसोमर्स कहे जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे केसेज हो सकते हैं। बेंजीन रिंग पर हम कुछ केसेस देख सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये क्लोरीन जो है इस तरह से, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, और एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दें हम, एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दें, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। पोजीशन का ही अंतर है, बेंजीन रिंग तीनों में फिक्स्ड है, बेंजीन रिंग बदल नहीं रहा है, राइट। बेंजीन रिंग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में बेंजीन रिंग्स है। और 1,2, 1,3, 1,4 कॉमन सिस्टम में से ऑर्थो, इसे मेटा और इसे पैरा, ठीक। ऑर्थो डाई, ओ मतलब ऑर्थो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मेटा, एम का मतलब मेटा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको जो है पैरा, पी मतलब पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह देते हैं। तो जब रिलेशन 1-2 रहे, जरूरी नहीं कि यहीं पर लिखा जाए, हम जानते हैं कि 1-2 ऐसे भी लिखा जा सकता था। अगर हम एक क्लोरीन यहां पर लगा दे और एक क्लोरीन यहां लगा दे, तब भी ये 1-2 रिलेशनशिप ही कहा जाएगा। तो 1-2 रहे तो ऑर्थो, 1-3 रहे तो मेटा, 1-4 रहे तो पैरा, कुछ इस तरह से। ये चीजें जो है आगे हम लोग फिर से सीखेंगे, जब बेंजीन के रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, तो वहां पर ये चीज बहुत ही कॉमन है, यहाँ पर भी दिखा तो हमने बता दिया। ये सब पोजीशन आइसोमर्स है, इनमें पोजीशन का केवल अंतर है और कोई अंतर नहीं है। एक तीसरा टाइप हम लोग समझने की कोशिश करें। सपोज अपने पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 COH एंड CH3 CO CH3। इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें जो है कीटोन ग्रुप है, राइट। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें कितने कार्बन हैं? 3। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5, 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन है। इसमें जरा चेक करो, 3 कार्बन एटम्स, 3 और 3 6 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो अगर दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, बस फंक्शनल ग्रुप का ही अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमराइज्म की बात हो रही है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, राइट। तुम कोई भी एल्डिहाइड लिखो, कोई भी कीटोन लिखो, एक प्योर एल्डिहाइड लिखो, मतलब उसमें एल्डिहाइड के अलावा और कोई फालतू फंक्शनल ग्रुप न आए। एक प्योर कीटोन लिखो जिसमें कीटोन के अलावा और कोई फालतू फंक्शनल ग्रुप न आए, राइट। जितना कार्बन इसमें उतना ही कार्बन उसमें, तो तुम देखोगे हमेशा दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो ही जाएंगे। तो हमने 3 कार्बन के साथ ट्राई किया है, तुम अपनी कॉपी लेकर उस पर 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन जो भी ट्राई करना है, ट्राई करके अपने आप को कंफर्म कर लेना। अगर मन में कोई संदेह रहे तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि अगर मन में कोई संदेह आए उसे करके देख लो कि हाँ सच में ऐसा है कि नहीं है। एक बार कंफर्म कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप का अंतर है। इसी तरह से अगर हम एक कंपाउंड ऐसा लिखें CH3 CH2OH, अल्कोहल ग्रुप है, नाम लिखना चाहो तो इथाइल अल्कोहल इसे कह सकते हो, राइट। और इस कंपाउंड को देखो, ऑक्सीजन बीच में, दोनों तरफ एल्किल और एल्किल, हम लोग जानते हैं इसे ईथर ग्रुप कहा जाता है। दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है तो डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम है, दोनों ही कॉमन नेम है। लेकिन ये बात तो साफ साफ है कि इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप, इसमें अलग फंक्शनल ग्रुप। टोटल फॉर्मूला, इसमें कितने कार्बन? 2 बार। कितने हाइड्रोजन? 3 और 2 5, 5 में जोड़ दिया 6। कितना ऑक्सीजन? सिर्फ 1। यहाँ आ जाओ, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, तो जो यहाँ वही यहाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब फिर से दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए। फंक्शनल ग्रुप का अंतर है, इसीलिए बोलेंगे दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है।
और जो रिलेशनशिप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमराइज्म। तो अगर हम एक अल्कोहल लिखे और एक ईथर लिखे, प्योर अल्कोहल मतलब उसमें कोई और फालतू फंक्शनल ग्रुप न इस्तेमाल करे, एक प्योर ईथर लिखे उसमें भी कोई फालतू फंक्शनल ग्रुप न इस्तेमाल करे, जितना कार्बन इसमें उतना ही कार्बन इसमें, तो हम देखेंगे इन दैट सिचुएशन दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे। चूंकि फंक्शनल ग्रुप का अंतर है इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक और एग्जांपल इसी क्रम में हम लोग ले सकते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कार्बन चेन बनाएंगे ताकि डिस्कशन करने में खूब आसानी रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 5 कार्बन की चेन है। IUPAC नाम लिखना चाहो तो पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हो। अब क्या करो, एक कार्बन इधर से कम करके उस पार पहुंचा दो। तो इधर एक कार्बन कम कर दिया, और एक कार्बन उधर पहुंचा दिया, तो कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट दिखाई पड़ेगा। इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप। दोनों का टोटल फॉर्मूला चेक करो। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 3 में 2 जोड़ा 5, 2 7, 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन एटम्स। और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार ऑक्सीजन है। इसमें आ जाओ, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, ऑक्सीजन कितने, 2 बार। C5H10O2 C5H10O2 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो फिर से वही बात, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर प्योरली लिखे जाए, मतलब उसमें कोई भी फालतू 3-5 न किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर। जितने कार्बन इसमें उतने ही कार्बन इसमें, तो तुम देखोगे कि दोनों एक दूसरे के फिर से आइसोमर्स हो जाएंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, राइट। इसके अलावा एक और छोटा सा केस, सपोज हम इस मॉलिक्यूल को देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH2 एंड CH2। क्या दोनों का फॉर्मूला सेम है? तो इसमें कार्बन 3 बार, हाइड्रोजन 3 1 4 और 2 6 बार। इसमें कार्बन 3 बार, हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6 बार। तो तुम देखोगे कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के आइसोमर हो गए। एक में ओपन चेन है, एक में रिंग है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं बहुत बार, रिंग चेन आइसोमेराइज्म। ठीक, रिंग चेन आइसोमेराइज्म। तो इस तरह से आइसोमेराइज्म कई तरह का हो सकता है, राइट। ये हमने जो केसेस देखे बिल्कुल प्योर केसेस देखे, उसमें ज्यादा मिक्सचर नहीं किया। जब कार्बन चेन की बात की तो स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल रखा, केवल कार्बन चेन में ही अंतर था, कोई फालतू ग्रुप उसमें लगाया नहीं। जब पोजीशन की बात की तो केवल पोजीशन को थोड़ा दाएं बाएं खिसका करके कहा ये दूसरे पोजीशन पर है, फिर वो तीसरे पोजीशन पर है, वो चौथे पोजीशन पर है, पोजीशन आइसोमेराइज्म की बात की। फंक्शनल ग्रुप बदल बदल करके हमने देखा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में आइसोमेराइज्म हो सकता है, अल्कोहल और ईथर के बीच में आइसोमेराइज्म हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के बीच में आइसोमेराइज्म हो सकता है, एक ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड के बीच में भी आइसोमेराइज्म हो सकता है, जिसे रिंग चेन आइसोमेराइज्म कहेंगे। तो आइसोमेराइज्म अगर देखा जाए तो कई तरह का हो सकता है। और रियल एग्जांपल्स की बात करी जाए तो बनाए हुए एग्जांपल्स थे ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उनमें कई चीजों का मिक्सचर एक साथ चलेगा, जैसे उसमें चेन का भी अंतर हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का भी अंतर हो सकता है, पोजीशन का भी अंतर हो सकता है, ओपन चेन और साइक्लिक का भी अंतर हो सकता है। तो कई सारे अंतर एक साथ आ जाते हैं, फिर वहां पर हम जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली नाम दिया जाए। तो नाम देने की बात नहीं है कि हमको नाम देना आना चाहिए कि ये वाला आइसोमेरिज्म है, समझना है उसको कि इतने इतने तरह से आइसोमेरिज्म हो सकता है, चेन में अंतर आ सकता है, पोजीशन में अंतर आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप में अंतर आ सकता है, या फिर ओपन चेन और साइक्लिक चेन का अंतर आ सकता है। तो इस तरह के अंतर आ सकते हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं आइसोमेरिज्म में। ये पहला इंट्रोडक्टरी क्लास टाइप का था कि आइसोमेरिज्म के साथ तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया जाए ताकि बात को आगे बढ़ा सके। तो पहले क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे तो बातें और भी होंगी, बहुत सारी बातें। आइसोमेरिज्म अपने आप में काफी डीप टॉपिक है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्लासेज में एक एक चीज को सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक ही क्लास में इतना नहीं पढ़ा देंगे कि बस तुम उसको लेकर के डूब जाओ।
तो पहले क्लास में बस थोड़ा फील दिया तुम्हें, थोड़ी थोड़ी बातें समझाई कि आइसोमेराइज्म ऐसा 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 हो सकता है। अगले क्लास में मिलेंगे तो बातें और भी होंगी। बाय बाय।